देखिए आज की इस क्लास में मैं आपसे बात कर रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है, वो है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो मैं बात कर रहा हूं आपसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता। देखो कालीबंगा जो सभ्यता है, सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष हमें हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले लाइन में कह सकता हूं इस सभ्यता के अवशेष, इसके अवशेष हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में घग्घर ऑब्लिक सरस्वती नदी के किनारे से, सरस्वती नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज, अगर मैं खोज की बात करता हूं, इस सभ्यता की खोज जो है वो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा, A.N. घोष भी बोल देते हैं इसको, A.N. घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई 1952 में। आजादी के पश्चात खोजा गया, आजादी के पश्चात उत्खनन किया गया पहला जो स्थल अगर हम देखते हैं तो वो है कौन सा? कालीबंगा सभ्यता। मैं कह सकता हूं यह है स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल, प्रथम ताम्र स्थल भी बोल दें, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा है? हमारा कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। देखो उसके बाद में इसके उत्खनन की बात करता हूं। उत्खनन, उत्खनन जो है डॉक्टर B.K. थापर और बी लाल, ठीक है, बी लाल और B.K. थापर, इनके द्वारा इस स्थल का उत्खनन कार्य हुआ 1961 से 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य इसका क्या हुआ? उत्खनन कार्य डॉक्टर बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल, तो बी लाल और B.K. थापर के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। देखो जब उत्खनन कार्य हुआ तो उत्खनन से सबसे पहले यहां प्राप्त हुई काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां सर्वप्रथम प्राप्त हुई, प्राप्त अवशेष सबसे पहले यहां से क्या मिली? काले रंग की चूड़ियां मिली। काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स जो है, उनको सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में कहा गया कालीबंगा। तो एक बार ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि सिंधी भाषा में काले रंग की चूड़ियों को बोलते हैं कालीबंगा, ठीक है। बेसिकली यहां से सबसे पहले क्या प्राप्त हुई? काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद देखो कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता को एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियों की मैं आपसे बात करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की जो संज्ञा दी गई, वो संज्ञा क्या थी? वो थी हमारी क्या? कालीबंगा। देखो यहां समय को पहले मैं इंडिकेट कर देता हूं। समय, इस सभ्यता का जो समय है वो है 2300 से लेकर के
1750 ईसा पूर्व। 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो कालीबंगा सभ्यता का समय है। यही समय सिंधु घाटी सभ्यता का है, यही समय हड़प्पा का, यही मोहनजोदड़ो का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी गई कालीबंगा सभ्यता को किसके द्वारा? इतिहासकार दशरथ शर्मा के द्वारा। तो मैं नेक्स्ट कह सकता हूं इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी। ठीक है भाई, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी। अब मैं बात करता हूं प्रमुख अवशेषों के बारे में। प्रमुख अवशेष, प्रमुख अवशेषों में सबसे पहली बात देखो, ये जो सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, देखो नगरीय सभ्यता थी, इस बात को कैसे, कई चीजें थी जो इसको डिफाइन करती हैं। बेसिकली यहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, मतलब यहाँ की सड़कें जो हैं बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, कौन सी पद्धति पर आधारित? ग्रिड पैटर्न पर आधारित। इसी को बोलते हैं चेम्सफोर्ड पद्धति। चेम्सफोर्ड पद्धति पर आधारित। तो यहाँ की सड़कें जो हैं बिल्कुल समकोण पर काटती हुई, किस पर? ग्रिड पैटर्न या चेम्सफोर्ड पद्धति पर आधारित सड़कें यहां से मिली हैं। आगे मैं बात करता हूं दो टीले प्राप्त हुए। एक टीला था दुर्गनुमा टीला, बेसिकली एक टीले पर प्राप्त हुआ दुर्गनुमा नगर, और दूसरा जो टीला था उस पर था बिना दुर्गनुमा नगर। बिना दुर्गनुमा नगर। देखो ऐसा अनुमान लगाया गया कि भाई दुर्गनुमा जो नगर है इसमें तो अमीर लोगों का निवास था, अमीरों का निवास, और जो गरीब थे उनका निवास जो है बिना दुर्गनुमा, ये जो है ऐसा माना गया, ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये गरीबों का निवास था। क्योंकि अभी भी अनुमान ही चल रहे हैं भाई, क्योंकि लिपि का विकास हुआ है, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो अभी भी इतिहास अनुमानों पर आधारित, अभी भी किसी का नाम अभी तक नहीं लिया हमने इतिहास में। इतिहास के अभी तक की क्लास में किसी व्यक्ति विशेष का अभी तक हमने नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? लोग तो थे लेकिन उनका नाम क्या था, ठीक है, वो सारी बातें हमारे पास लिखित प्रमाण में अगर अवेलेबल भी है तो हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं भवनों के बारे में। अगर मैं आपसे स्पेशली बात करूं, भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से, अब देखिए भाई भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं थे, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है?
तो वो हम बोलते हैं कालीबंगा सभ्यता को दिनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश घर जो है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। अब देखो, अभी तक पत्थरों से निर्माण हो रहा था, अब ईंटों की खोज कर ली, तो ईंटों की जो शुरुआत हुई भवनों में वो यहीं से हुई। ईंटों का साइज, ईंट 4:2:1 में निर्मित, मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, इस अनुपात में ईंटों का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं भवनों के दरवाजे। भवनों के दरवाजे पीछे की ओर स्थित। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये सड़क जा रही है और यहां कोई भवन बना हुआ है, उसका दरवाजा सड़क की ओर ना होकर के कहां, पीछे की ओर होना, तो भवनों के दरवाजे कहां, पीछे की ओर निर्मित। ठीक है, पीछे की ओर स्थित। नेक्स्ट, भवनों से गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी से निर्मित ढकी हुई नालियों के अवशेष। देखो कितने इंटेलिजेंट लोग थे। आज भी हमारे घरों में पानी के निकास के लिए या शहरों में पानी के निकास के लिए नालियां नहीं है, नाले नहीं है, और है तो खुले नाले हैं, बहुत ज्यादा मच्छर। उस समय देखो कितने इंटेलिजेंट लोग थे। लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष, ऐसे अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन देखो यहाँ ये जो नालियां हैं, दो यहाँ क्वालिटी बताइए, एक तो लकड़ी से निर्मित है और दूसरी क्या है, ढकी हुई है। अब लकड़ी से निर्मित नालियां जो है ड्यूरेबल नहीं है, लंबे समय तक नहीं चल पाई। बाद में इन्होंने इन्हीं नालियों को क्या किससे निर्माण करना शुरू कर दिया, ईंटों से निर्माण। ठीक है, पहले लकड़ी से निर्मित किया, बाद में ईंटों से इनका निर्माण किया। तो भवनों से गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी से निर्मित ढकी हुई नालियों के अवशेष जो है वो हमें इसी स्थल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैं और बात करता हूं भवनों में, आगे अगर बात की जाए, भवनों में स्नानागार, अन्नागार के अवशेष। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, स्नानागार और अन्नागार। तो ठीक है, आगे देखो मैं बात करता हूं, अगला जो अवशेष है, घरों में कुएं एवं तंदूर बोल दें या चूल्हे बोल दें, चूल्हों के अवशेष। घरों में कुएं एवं चूल्हों के अवशेष या तंदूरों के अवशेष जो है वो भी हमें इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखो ये जो सारे जो स्थल, सारे अवशेष जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो स्पेशली भवनों से, घरों से, नगर से निर्मित थे, तो एक नगरीय सभ्यता को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इस सभ्यता के में या इस स्थल से कृषि से जुटे हुए, कृषि से आगे देखो मैं बात करता हूं हल से जुटे हुए ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेतों के अवशेष। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से ग्रिड पैटर्न पर आधारित ये ऐसे, ठीक है, हल से जुते हुए खेतों के अवशेष जो है वो भी हमें इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला जो अवशेष है मिश्रित फसलों के साक्ष्य, मिश्रित फसलें या मिश्रित फसलों के साक्ष्य, मिश्रित फसलों के साक्ष्य। और मिश्रित फसलों में अगर हम देखते हैं तो गेहूं और जौ, इन दोनों को कंबाइंड रूप से यहां बोया गया, तो मिश्रित फसलों के साक्ष्य जो है वो हमें इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखो ये जो इस स्थल के जो लोग हैं अपनी सौंदर्य या अपनी सुंदरता का पूरा ख्याल रखते थे, सौंदर्य प्रेमी थे।
कैसे पता चला भाई सौंदर्य प्रेमी थे? सही मायने में इसका पता चला कि यहाँ के लोग जो है उनके द्वारा कुछ उपकरण यहां से ऐसे मिले हैं, जैसे कांसे से निर्मित दर्पण, कांसे से निर्मित दर्पण, हाथी दांत से निर्मित कंघा, हाथी दांत से निर्मित कंघा, ठीक है। इसके अलावा शीप, मोतियों से निर्मित आभूषण। नेक्स्ट, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा। अब भाई ये सारी चीजें यहां से मिल रही हैं, कौन नहीं अनुमान लगा लेगा कि इस सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रेमी थे? ठीक है भाई, यहां से मिले कांसे से निर्मित दर्पण, ठीक है। अब शीशा देखो, यहां से दर्पण मिला, कंघा मिला, आभूषण मिले, उस्तरा मिला, तो निश्चित रूप से अपनी सुंदरता या सौंदर्यता का ये पूरा कंप्लीट ध्यान रखते थे, ठीक है। आगे देखो, मैं बात करता हूं अगले जो स्थल है, उन स्थलों की अगर आपसे बात की जाए तो मंदिरों के प्रमाण यहां से प्राप्त नहीं हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है भाई। स्वास्तिक चिन्हों के अवशेष जरूर मिले हैं, स्वास्तिक चिन्हों के अवशेष, ठीक है। इसके अलावा अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड या हवन कुंडों के अवशेष, अग्निकुंड जो है उससे मानव कंकाल मिला है, अग्निकुंड से मानव कंकाल का अवशेष हो सकता है नरबलि देने की परंपरा रही हो, ऐसा अनुमान लगाया गया कि क्या नरबलि देने की परंपरा रही हो, ठीक है। कुमार देवी की उपासना, कुमार देवी की उपासना, कुमार देवी का जो चित्र है, कुमार देवी की उपासना का चित्रांकन, ये सारी चीजें यहां से मिली है। इसका मतलब ये सारी बातें जो है ये इनकी धार्मिक प्रवृत्ति को इंडिकेट करती है। कौन सी प्रवृत्ति को? धार्मिक प्रवृत्ति की। तो इसका मतलब देखो, ये लोग धार्मिक भी थे, ऐसा नहीं था कि भाई ये बिल्कुल नास्तिक थे, कहीं ना कहीं धर्म में भी विश्वास करते थे, धार्मिक भी थे, ठीक है। इन चीजों में भी इनका कहीं ना कहीं विश्वास था। आगे मैं बात करता हूं, देखो अलंकृत ईंटों से निर्मित, अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के प्रमाण, अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श। अब भाई ईंट भी बना रहे हैं तो क्यों ना उनके ऊपर कोई ना कोई अलंकरण कर दिया जाए, कोई ना कोई डिजाइन कर दिया जाए। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के प्रमाण हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। आगे मैं बात करता हूं सादा रंगीन मृद भांड। सादा रंगीन मृद भांड का तात्पर्य है सिंपल कलर्ड वेयर। जैसे वहां से अभी बात की थी गणेश्वर सभ्यता से हमें पीजीडब्ल्यू प्रकार के पेंटेड ग्रे वेयर मिले, चित्रित धूसर मृद भांड। तो यहां से हम बात कर रहे हैं सादा रंगीन मृद भांड के अवशेष, सादा रंगीन मृद भांड के अवशेष हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे में और अगले अवशेषों की अगर आपसे बात करूं तो वो है बेलनाकार मोहरें, ठीक है। और बात करते हैं
व्याघ्र अंकित मुद्राएं। और बात करते हैं एक सींग वाला बैल अंकित मुद्राएं। एक सींग वाला बैल अंकित मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा भूकंप के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण यहां से मिले हैं। सही मायने में क्या है, एक दीवार मिली है जो बीच में से टूटी हुई है। अब बीच में से टूटी हुई दीवार है तो अनुमान लगाया गया कि क्या आया होगा, भूकंप आया होगा। तो भूकंप के साक्ष्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है भूकंप के प्रमाण किस स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भूकंप के प्रमाण जो है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं कलश समाधान। कलश समाधान मतलब डेड बॉडी जो है उसको कलश में डालकर दबा देना, कलश समाधान। युग्म समाधियां, एक साथ कई लोगों का समाधिग्रस्त हो जाना, युग्म समाधियां यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा चिरायु कब्रें, चिरायु कब्रें या हम बोल सकते हैं अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्रों के अवशेष। तो कहीं न कहीं देखो ये दाह संस्कार नहीं करते थे, ये दफनाते थे, दफनाते थे। शव को क्या करते थे, शव को दफनाते थे। ठीक है, डेड बॉडी को क्या करते थे, दफनाते थे। ऐसा नहीं कि भाई ये डेड बॉडी का दाह संस्कार कर देते थे, डेड बॉडी को क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है, उसके अलावा और अवशेषों की मैं बात करता हूं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो है वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो देखो ऐसे करके हमने बहुत सारे अवशेषों के बारे में आपसे यहाँ डिस्कशन कर लिया है, बहुत सारे अवशेष हमने यहाँ देख लिए हैं, और भी छोटे मोटे और भी बहुत सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, देखो ये जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता से प्राप्त, इस सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय में रखे हुए हैं। इस संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1985-86 में हुई। ठीक है भाई, देखो कालीबंगा जो सभ्यता है, शल्य चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो वो है हाइड्रोसिफेलिस। मैं यहां बोल देता हूं, ऐसा माना गया हाइड्रोसिफेलिस नामक संक्रामक बीमारी, नामक संक्रामक बीमारी, एक बीमारी हुई हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रो मतलब जल और सिफिलिस मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क में जल का भर जाना। ये जो एक संक्रामक बीमारी थी, इस बीमारी की वजह से लोगों के मस्तिष्क में क्या हुआ, लोगों के मस्तिष्क में पानी भर गया और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो यहां से एक खोपड़ी मिली, उस खोपड़ी में 3 छेद इधर और 3 छेद इधर मिले। ठीक है, ऐसा माना गया कि शल्य चिकित्सा के माध्यम से उस पानी को क्या किया गया, बाहर निकाला गया। तो मैं ये कह सकता हूं 6 छिद्रों युक्त मानव कपाल के अवशेष हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, और देखो एक और महत्वपूर्ण बात, एक इतिहासकार हुए के.आर.यू. कैनेडी, इतिहासकार के.आर.यू. कैनेडी
के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसी संक्रामक बीमारी के कारण हुआ, संक्रामक बीमारी के कारण हुआ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो ये हमारी एक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य स्रोतों के बारे में मैंने कंप्लीटली आपसे यहाँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप और हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन वाइज मैंने आपसे यहाँ क्या की है, बात की है। ये इस सभ्यता के जो लोग हैं, नगरीय सभ्यता थी, सिस्टमेटिकली वे में भवनों का निर्माण करते थे ग्रिड पैटर्न पर। इसके अलावा धार्मिक भी थे, सौंदर्य प्रेमी भी थे, ठीक है, सबों को दफनाते थे, कृषि का भी कार्य करते थे। तो बहुत सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपसे डिस्कस किया है।